हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं हम करंट अफेयर्स का सेशन लेके चल रहे हैं 14th जेपीएससी के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आज डेली करंट अफेयर्स सेशन का ये हमारा 5वां सेशन रहने वाला है। आज 1 अगस्त है और आज के खबरों को हम देखेंगे। हमारे सामने जो न्यूज आज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व स्तनपान सप्ताह। हम इसके बारे में देखेंगे क्या न्यूज है। फिर है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित। थर्ड न्यूज है सावलकोट जल विद्युत परियोजना से संबंधित। फोर्थ, हिमगिरी आईएनएस हिमगिरी के बारे में जानेंगे क्या खबर है हमारे सामने। अगला जो न्यूज है वो भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, सिलिएक रोग के बारे में देखेंगे हमारे पास क्या न्यूज है, और उसके बाद हम देश विदेश के वन लाइनर्स को देखेंगे। इसके साथ ही हम झारखंड विशेष में देखेंगे। हमारे सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ न्यूज है। आप जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर फिलहाल आई हुई हैं और उनसे संबंधित क्या अपडेट है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज डॉक्टर सुरेश चंद्र राय के बारे में है, देखेंगे ये कौन है और क्यों खबरों में है। अगला जो न्यूज है वो है तुलसी सारस्वत सम्मान से संबंधित, और फिर देखेंगे झरिया मास्टर प्लान के बारे में क्या न्यूज है हमारे सामने। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उस पर चर्चा करेंगे, और फिर हम देखेंगे झारखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर्स को। तो बिल्कुल देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें आपको 14वीं जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये करेंट अफेयर्स का सेशन लाया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और आज से के अपने न्यूज को हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जो न्यूज है वो है विश्व स्तनपान सप्ताह से संबंधित। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने के प्रति माताओं, परिवार और समाज को जागरूक करना। ठीक है, इस पहल की शुरुआत जो है वो वर्ष 1992 से की गई थी, और उसके बाद से ये प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? स्तनपान को प्राथमिकता दें, अस्थायी सहायता प्रणाली बनाएं। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। तो अगर आप इसे स्तनपान को प्राथमिकता दें इतना भी अगर याद रखेंगे तो आपका आंसर सही होने का संभावना जो है वो बढ़ जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के जरिए लोगों में स्तनपान के लिए जागरूकता क्यों बढ़ाई जाती है? क्योंकि माता के दूध में शिशुओं के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम आदि मिल उपस्थित होता है। साथ ही माता के दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये उपस्थित रहता है, जिससे बच्चों के पोषण में सहायता मिलती है। आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे न्यूज को। दूसरा न्यूज जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। आपको पता होगा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। चुनाव आयोग ने एक निर्वाचक मंडल तैयार किया है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पूछे तो उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल के अनुसार निर्वाचन आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में फिलहाल कितने सदस्य शामिल हैं? तो 782 सदस्य शामिल हैं। इस आंकड़े को आप याद रखिएगा, 782 सदस्य। ऐसा ही एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, हालांकि वो उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं था, लेकिन ऐसा डेटा पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे जेपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा के 542 सदस्य इसमें शामिल हैं और राज्यसभा के 240 सदस्य जो हैं वो इस निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। अब जिनके पास 394 सदस्यों का समर्थन होगा वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है फिलहाल, तो वो है ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। और यहां पर 3 अनुच्छेद बताया गया है जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति की बात कौन करता है, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 53 जो है 53 ये बात करता है राष्ट्रपति के बारे में, और उपराष्ट्रपति के बारे में बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63। अनुच्छेद 64 जो है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 बताता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप 14वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ आपको दे रहे हैं 49 रुपए में मिनी टेस्ट सीरीज। एक वीक में आपको 4 टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर अभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा नंबर है 9162219895। इस नंबर पे आप जेपीएससी टेस्ट लिख के मैसेज करें। आपको 49 रुपया पेड करना है मात्र, और जब तक जेपीएससी का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको ये मिनी टेस्ट मिलता रहेगा। ध्यान रखेंगे, आपको मिनी टेस्ट मिल रहा है सिर्फ 49 रुपए में। आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो न्यूज है वो है सावलकोट जल विद्युत परियोजना से संबंधित। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर इस प्रस्तावित है, यहां पर बनाया जाएगा। इसकी कुल क्षमता अगर आपसे पूछेगा तो 1856 मेगावाट की ये परियोजना होने वाली है। इस परियोजना के तहत इस पर एक डैम बनाया जाएगा और उस डैम की ऊंचाई जो है वो 193 मीटर होने वाली है। तो आप ध्यान रखेंगे, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, चिनाब नदी पर, और इसकी क्षमता कितनी होने वाली है, तो 1856 मेगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। साथ ही दोस्तों आप याद रखेंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना और बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये कहां पर स्थित है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना और बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ये तीनों जल विद्युत परियोजना जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज जो है वो आईएनएस हिमगिरी से संबंधित है। आईएनएस हिमगिरी से संबंधित है। आईएनएस हिमगिरी को किसने बनाया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है आईएनएस हिमगिरी। आईएनएस हिमगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। आईएनएस हिमगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है और यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। इस बात को आप याद रखेंगे, किसने बनाया, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस जो आईएनएस हिमगिरी है इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, तो ये लंबाई है 149 मीटर और इसका वजन जो है वो है 6670 टन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 6670 टन। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने जो 5वां न्यूज है वो भारत और सौर ऊर्जा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व का तीसरा देश बन गया है। किस देश को पीछे छोड़ा है, जापान को पीछे छोड़ा है और अब भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में तीसरा देश बन गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में शीर्ष 2 देश कौन कौन से हैं, तो वो है पहला चीन और दूसरा है यूएसए, और अब जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है तो हम जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो वो है अबू धाबी में। अबू धाबी कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात की ये राजधानी है अबू धाबी। यहीं पर अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं और छठा न्यूज देखते हैं, वो है सीलिएक रोग से संबंधित। सीलिएक रोग एक ऑटो इम्यून विकार है। सीलिएक रोग एक कैसा विकार है, ऑटो इम्यून विकार है और यह किसे प्रभावित करती है,
छोटी आंत को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम उसके अपोजिट में काम करने लगे तो उसे ऑटो इम्यून विकार कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत पे हमला करती है, साथ ही इंसान के शरीर में प्रोटीन का जो अवशोषण होता है उसे ये खराब कर देती है, उसे बिगाड़ देती है। इंसान का जो शरीर है वो प्रोटीन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। यानी सीलिएक रोग जो है ये छोटी आंत में ग्लूटेन पर हमला करती है, और ग्लूटेन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं और जौ में पाया जाता है। तो सीलिएक रोग के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ऑटो इम्यून विकार है ये। ठीक है, अब देखते हैं देश विदेश से संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स है, हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अपने वन लाइनर्स को, और ये है हमारा पहला न्यूज जो कि है राष्ट्रमंडल युवा खेलों से संबंधित। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन किया जाएगा, और वो कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो ये माल्टा में किया जाएगा। माल्टा यूरोपीय देश है और इसकी मुद्रा यूरो है, राजधानी वैलेटा है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल युवा खेल कब होने वाला है? 2027 में। कहां पर होगा? माल्टा नामक देश में होगा ये। अगला जो न्यूज है हमारे सामने वो ओलंपिक खेलों से संबंधित है। तो अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2028 में किया जाएगा। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान पर? तो लॉस एंजिल्स नामक स्थान पर। कहां पर? लॉस एंजिल्स नामक स्थान पर। ध्यान रखेंगे, अगला ओलंपिक 2028 में होने वाला है, और उसकी मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजिल्स, यानी कि यूएसए के देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ फिलिस्तीन और G7 से संबंधित न्यूज है। G7 देशों के 3 सदस्य जो हैं वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। पहला देश है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है कनाडा। ये 3 ऐसे देश हैं G7 के सदस्य जिन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। ये घोषणा क्यों हुई है? क्योंकि इजरायल यहां पर फिलिस्तीन में कंटिन्यू अटैक कर रहा है, और उसी अटैक को रोकने के लिए या शांति बनाने के लिए इन देशों ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। आपको नाम याद रखना है 3 देशों का, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। ये तीनों ही देश G7 के सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है, ऐसी 2 प्रमुख कंपनियां जिन्होंने $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन हासिल कर लिया है, यानी उनकी मार्केट वैल्यू अब $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। और उन कंपनियों में सबसे पहला है एनवीडिया और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट ऐसी 2 कंपनियां हैं विश्व की जिन्होंने $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन हासिल कर लिया है। आगे देखते हैं आगे और क्या न्यूज है हमारे सामने। अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड जो है वो अपने आधिकारिक खेल कैलेंडर में किसे शामिल किया है? खो खो को। खो खो खेल जो है इसे अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड अपने आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल कर लिया है। दूसरा न्यूज जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कौन? शशि प्रकाश गोयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज में था इसलिए यहां पर आपके सामने रख दिया गया है। इसे आप याद नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं। हालांकि अगर आप यूपी का कोई एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, शशि प्रकाश गोयल जो हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करेंगे आप। काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। कब से? 10 अगस्त से। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी बनारस में जो की है आपका प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा करता है, और कब से? 10 अगस्त से यह घोषणा लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे सामने वो भारतीय सेना के एक अभ्यास से संबंधित है। भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन किया है। कहां पर? सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में एक आंसर देंगे कि हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास ड्रोन प्रहार का अभ्यास किया था, वो आयोजन कहां पर किया गया था? आप इस बात का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट जो है ये साइंस के नजरिए से एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे सामने, और वो है रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में। कर्नाटक की एक 38 वर्षीय महिला के शरीर में एक रेयर ब्लड ग्रुप, दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया है, और उसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया है? CRIB। CRIB का फुल फॉर्म क्या है? क्रोमर इंडिया बैंगलोर। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में दे दे कि हाल ही में खबरों में रहा क्रोमर इंडिया बैंगलोर क्या है, तो वो एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, रेयर ब्लड ग्रुप है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे सामने है दिल्ली पुलिस के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं कौन? शशि कुमार सिंह। देखिए, शशि प्रकाश गोयल अगर दे दे तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, और शशि कुमार सिंह जो हैं ये बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है प्रो कबड्डी लीग से संबंधित। इसका 12वां संस्करण का आयोजन होने जा रहा है और ये शुरू कब से होगा? 29 अगस्त से शुरू होगा और ये 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। वो 4 शहर हैं विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और नई दिल्ली। आपको याद रखना है कि ये संस्करण कौन सा होने वाला है, तो 12वां संस्करण होने वाला है और इसका आयोजन 29 अगस्त से किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति का नाम यहां पर है, आप याद रख लेंगे, मसूद पेजेस्कियन। ईरान भी खबरों में है, आप जानते हैं क्यों खबरों में है, इसके राष्ट्रपति का नाम यहां पर बताया गया है, वो है मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा, संस्करण पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे बिल्कुल याद रख के जाइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये हमारा झारखंड का सेशन यहां से शुरू होने वाला है। हम देखेंगे झारखंड से संबंधित जो कि जेपीएससी में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, वो न्यूज कौन कौन से हैं हम इसे भी देखेंगे। तो हम अपने न्यूज को शुरू करते हैं जो कि झारखंड से संबंधित है और उनमें पहला है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के दौरे पर हैं फिलहाल, वो देवघर एम्स में गई थी और वहां के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। ठीक है, 2019 बैच के जो एमबीबीएस के 4 छात्रों को इन्होंने सम्मानित किया और उनमें से 3 नाम यहां पर दिए गए हैं। ये 3 नाम क्यों हैं? क्योंकि इनमें से एक है गोल्ड मेडलिस्ट, एक है सिल्वर मेडलिस्ट और एक है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो हो सकता है कि आपसे इन गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल को हासिल करने वाले डॉक्टरों का नाम आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पहले बैच के छात्र हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित हुए हैं, इसलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोल्ड मेडल कौन लिए हैं देवघर एम्स में? डॉक्टर अस्मित अग्रवाल। सिल्वर मेडल मेडलिस्ट कौन है जो राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए हैं? तो वो हैं डॉक्टर तनिष्क कुमार। और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है? डॉक्टर हर्षवीन कौर। इन तीनों नामों को आप बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको इसका ये लोड नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बट इसे आप कंटिन्यू वीडियो 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब एक और फैक्ट है कि एमबीबीएस का जो दीक्षांत समारोह था जिसमें राष्ट्रपति शामिल हुई हैं और वहां के 4 छात्रों को सम्मानित किया है। हालांकि याद रखेंगे कि प्रथम दीक्षांत समारोह में कुल कितने छात्र थे? तो कुल 48 छात्र थे, जिनमें से 4 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और उनमें से 3 का नाम यहां दिया हुआ है। आप इन तीनों नामों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज है हमारे सामने डॉक्टर सुरेश चंद्र राय से संबंधित। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जो है वो नागपुरी के साहित्यकार थे और इनका निधन जो है वो 31 जुलाई 2025 को हो जाता है। पूर्व में ये डोरंडा कॉलेज जो कि रांची में स्थित है उसके नागपुरी विभाग के प्राध्यापक भी रहे थे। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा के साहित्यकार थे? तो आपको याद रखना है नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला जो न्यूज है वो है तुलसी सारस्वत सम्मान से संबंधित। वर्ष 2025 में तुलसी सारस्वत सम्मान किन्हें दिया जाएगा? डॉक्टर मयंक मुरारी को प्रदान किया जाएगा और इसकी घोषणा किसने की है? तो तुलसी भवन बिष्टुपुर जमशेदपुर के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत 51,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई अब है हमारे सामने चौथा न्यूज जो कि झरिया मास्टर प्लान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, हालांकि ये एक बैड न्यूज ही इसे हम मान सकते हैं झारखंड के लिए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना है। पुनर्वास योजना क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि झरिया में अंडरग्राउंड जो कोयला है उसमें आग लगा हुआ है, वहां की जमीन बंजर हो गई है, वहां लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये प्लान बनाया गया था ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से वहां से विस्थापित कर दिया जाए। इस योजना को 2009 में प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य क्या था? 2021 तक सभी लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित कर देना, और ये योजना अभी फेल हो चुकी है, इसलिए ये खबरों में है। ठीक है, अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा है कि पूरे देश में जितना कोयला है हमारे, उसका 19% कोयला झारखंड में है, लगभग 86,000 मिलियन टन। तो अगर आपसे प्रतिशत के रूप में पूछे कि कितना कोयला का भंडार है झारखंड में, तो 19% झारखंड में कोयले का भंडार है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है,
कुछ वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स को देखते हैं। कृषि से प्रति परिवार सर्वाधिक आय करने वाला राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब में प्रति परिवार प्रति माह लगभग 27,000 रुपए का इनकम करते हैं सिर्फ खेती से। ठीक है, हर परिवार हर माह में, हर महीने में सिर्फ खेती से लगभग 27,000 रुपए का उनका आमदनी होता है। वहीं आप अगर झारखंड का हाल देखेंगे तो झारखंड का हाल सबसे बुरा है। झारखंड में लोग खेती से सबसे कम आय प्राप्त करते हैं हर महीने। यहाँ के लोग खेती करके सिर्फ 5,000 रुपया हर महीने कमाते हैं। इसलिए झारखंड और पंजाब के किसानों में इतना अंतर है। वहां के किसान हर महीने 27,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि झारखंड में सिर्फ 5,000 रुपए कमा रहे हैं। इस आंकड़े को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मैंने आपको राउंड फिगर में बताया है, आंकड़े यहां पे दिए हुए हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जो एक पुस्तक है हमारे सामने, दो पुस्तक है एक्चुअली। पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ मैजिक, विच क्राफ्ट एंड द ऑकल्ट। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? सुसी रेडेल। सुसी रिडेल इस पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट पुस्तक है हमारे सामने द एविल्स आई, और द एविल्स आई की लेखिका है अर्चना मिश्र। ये दोनों ही जो पुस्तक हैं ये डायन प्रथा को संबोधित करते हुए लिखा गया है। और द एविल्स आई जो है ये झारखंड में डायन प्रथा किस तरीके से काम कर रही है उस पे ये बुक लिखा गया है। इसमें हर वो सामाजिक कुरीतियों को बताया गया है जो डायन प्रथा को जन्म देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने और क्या न्यूज है। आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न है। कल भी मैंने एक अभ्यास प्रश्न रखा था जो कि रतन टाटा से संबंधित अभ्यास प्रश्न था। आज के अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया है पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में। संविधान सभा के सदस्य रहे पुरुषोत्तम दास टंडन को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? कल का क्वेश्चन भी भारत रत्न से संबंधित था और आज का प्रश्न भी भारत रत्न से संबंधित है। आपको बताना है पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए 1956, बी 1961, सी 1969 और डी 1998। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जेपीएससी करंट अफेयर्स का तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। मिलते हैं आपसे कल के न्यूज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।